हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स में आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एनी गेस? आई होप मैंने आपको गेस दिया था और अभी आपको दिख रहा होगा पीछे व्हाइट बोर्ड पर आपका चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। ठीक है, ये चैप्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा है। ओके, और इसके टोटल 4 सेक्शंस हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग को बहुत सारे बेसिक टर्म्स सीखना है ना, जैसे कि आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ओके, आपके लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, जो सेकंड पार्ट होगा उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म समझना है, जिसमें आपको प्रिज्म का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा, और कौन कौन से फैक्टर्स है जो एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करता है उसके बारे में सिखाया जाएगा। जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हम लोग मेनली बात करने वाले हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में। यानी कि आपका एक तरह से देखा जाए एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इसका फोर्थ सेक्शन है जिसमें हम लोग क्रिटिकल एंगल के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो है हम लोग बात करेंगे आपका वेरियस केसेस जो प्रिज्म पर बेस्ड होता है। ठीक ना, इतना कुछ हम लोग को पढ़ना है। तो मैं आपको ये चैप्टर टोटल 4 लेक्चर में ख़त्म करूंगा, और चारों लेक्चर आपका थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि ये पूरा कंसेप्चुअल है तो टाइम लगेगा। ठीक है, और आपका जो है बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड जो है क्वेश्चन भी मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, तो आपको अच्छे से इस चैप्टर में बने रहना है। ठीक है, और हर चैप्टर को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है ना, ओके। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस की बात करते हैं तो देखिए आपको मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है। जनरली छोटे क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, और नाइन्थ में भी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे से आता है तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको मेनली फोकस करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक से सुनिए, मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया जाएगा, बट डिटेल में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। समझ में आ गया? तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को आप समझते जाइएगा, और पॉसिबल हो तो आप नोट्स इसका जरूर बना लीजिए, क्योंकि हर पॉइंट मैंने आपका बहुत ही ज़्यादा खोज के बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके लिखा है और आपको निकाला है। ठीक ना, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा है क्या होता है रिटर्न ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश सरफेस। मतलब क्या कि आपका जो रे ऑफ लाइट है किसी पॉलिश सरफेस जैसे कि प्लेन मिरर पे उस पर स्ट्राइक करता है, टकराता है, टकराने के बाद उसी मीडियम में लौट जाता है, उस फेनोमिनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये सेम मीडियम का मतलब क्या, जैसे कि आपका लाइट जो है वो एयर से आया और प्लेन मिरर टकराया, वापस एयर में ही लौट गया, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। या वाटर से आया, वाटर में ही लौट गया, यानी सेम मीडियम में लौट गया, तो उस फेनोमिनन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, यहाँ से देखिए इंसिडेंट रे आ रहा है लाइट का, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जाकर इंसिडेंट किया, और वापस उसी मीडियम में क्या हुआ, ये रिटर्न बैक हो गया। इस फेनोमिनन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं, दोनों लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ये फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकेंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सब के सब सेम प्लेन में लाई करेगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। मतलब ये कि अगर आपका इंसिडेंट रे इस मिरर में दिख रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी मिरर में दिखेगा, रिफ्लेक्टेड रे के लिए दूसरा मिरर हमको नहीं चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है ना, तो ये दोनों लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि आपका बेसिक चीजें हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होता है। सेम मीडिया में तो सेम होगा, अगर एयर में लाइट ट्रेवल कर रहा है तो सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा, अगर वाटर में कर रहा है ट्रेवल तो सेम स्पीड से करेगा। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज करता है, एयर से आपका जो वाटर में आ जाए, या वाटर से आपका जो है ग्लास में चला जाए, तो आपका स्पीड आपका अब सेम नहीं रहेगा। ठीक ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका डिफरेंट मीडिया में जो आपका लाइट का स्पीड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब मीडिया यानी कि मीडियम की बात कर रहे हैं, है ना,
मीडिया प्लूरल है, मीडियम आपका सिंगुलर है। तो मीडियम आप जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस की हम बात करने वाले हैं। तो जैसे देखिए एयर में लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो एयर में लाइट का स्पीड है ना, इसको आपको हमेशा अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत काम आएगा आपको। कभी कभार न्यूमेरिकल्स में आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर नहीं दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है, कुछ डेटा आपको याद रखना है। जैसे केमिस्ट्री में एवोगाड्रो नंबर आपको याद रखना चाहिए, एटॉमिक मासेस वगैरह याद होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर की। तो वाटर में लाइट का स्पीड होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबके सब मीटर पर सेकेंड में है। और ग्लास में लाइट का स्पीड 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो, AWG है ना। और यहाँ पर 3, 2.5 और 2 है, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, AWG 3, 2.25 और 2। बाकी ये 10⁸ जो है आपका कॉमन होगा सब में। तो A फॉर एयर हो गया, W फॉर वाटर हो गया, G फॉर आपका ग्लास हो गया। आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हो। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम तो कोई मीडियम नहीं ना है, लेकिन वैक्यूम में भी लाइट का स्पीड वही होता है, और कहा जाता है कि लाइट का सबसे ज्यादा स्पीड होता है, ठीक है ना। और क्या होता है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद लाइट का स्पीड जो है आपका एक पर्टिकुलर मीडियम में आपका हर बार कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लाइट एयर में ट्रेवल कर रहा है तो एयर में आपका लाइट का स्पीड वही बना रहेगा। वाटर में ट्रेवल कर रहा है तो वाटर में लाइट का स्पीड वही बना रहेगा, जो कि 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ से अब आपका धीरे धीरे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर हम आ रहे हैं, क्योंकि हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ही डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए वाटर एंड ग्लास को लिखा हुआ है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना, किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। और एयर जो है वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। तो सबसे पहले ये ऑप्टिकली वर्ड क्यों आया। ऑप्टिकली वर्ड जो है ना ऑप्टिक्स से रिलेटेड, ऑप्टिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट, इसीलिए ऑप्टिकली वर्ड आया है, ठीक है। और ये डेंसर का मतलब क्या, अब डेंसर यानी डेंसिटी की बात करेंगे, कि जैसे जो मीडियम ज्यादा डेंसर है तो उसका मतलब उसका डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। अगर बात करें ग्लास का और वाटर एयर का, ठीक है ना, तो आप क्या देखोगे, जो आपका डेंसिटी अगर बात करेंगे तो ग्लास का डेंसिटी ज्यादा होगा और एयर का डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी का मतलब एक पर्टिकुलर आपके क्यूबिक क्या बोल सकते हैं उसको, वॉल्यूम में, क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम में आपका जो है कितने पार्टिकल्स जो है वो आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पेस में, जिसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसमें कितने आपके पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा जो है उतना ज़्यादा डेंसर होगा, और जितने कम पार्टिकल्स होंगे उतना ही डेंसिटी आपका डेंसिटी कम होगा, यानी कि रेयर मीडियम कहलाएगा। तो अगर हम बात करें वाटर और ग्लास की, तो एयर के कंपैरिजन में ये दोनों आपका ज़्यादा डेंसर होता है। और अगर इसी को उल्टा बात करें तो एयर जो है वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रेयर होता है, यानी कि एयर का डेंसिटी कम है। लेकिन अगर यही कंपैरिजन हम लोग क्या करें, वाटर और ग्लास का करें, तो वाटर का जो डेंसिटी है वो कम है, यानी वाटर जो है वो आपका रेयर मीडियम है ग्लास के कंपैरिजन में, या फिर जो ग्लास है वो वाटर से ज़्यादा आपका डेंसर होता है। समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा। एयर, वाटर और ग्लास, एयर वाटर से डेंसर होता, रेयर होता है, वाटर एयर से डेंसर होता है, ठीक ना। अगर बात करें एयर और ग्लास की, तो जो एयर है वो रेयर मीडियम है और यहाँ पर ग्लास आपका डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्लास और वाटर की, तो ग्लास जो है वो आपका ज़्यादा डेंसर मीडियम है और जो वाटर है वो आपका रेयर मीडियम होगा। समझ में आ गया, इसको ध्यान से रखना है, ठीक है याद। अब अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। क्या लगता है कि जब आपका लाइट इंसिडेंट करता है किसी सरफेस पे, तो क्या सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है। तो आपको याद रखना चाहिए दोनों होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, पार्शियल रिफ्रैक्शन भी होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है। लेकिन आपको इस चैप्टर में जब आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टेड रे ज़्यादा मेंशन करना है, रिफ्लेक्टेड रे मेंशन नहीं करना है। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रिफ्लेक्शन नहीं हो, दोनों होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। समझ गए, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है, इस वजह से हर डायग्राम में आप ज़्यादा फोकस इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पे करोगे। समझ में आ गया। तो चलिए, इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि लाइट जो है सेपरेटिंग मीडिया। अब सेपरेटिंग मीडिया का मतलब क्या, जैसे एक मीडियम आपका है एयर
और एक मीडियम है आपका है ग्लास, है ना। तो उनको बीच में जो लाइन सेपरेट कर रहा है, हालांकि वो लाइन आपको दिखता नहीं है, वो आपको डायग्राम में आपको दिखाने के लिए भले हो, बट आपका वो मीडियम आपको ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सेपरेटिंग मीडिया होता है, कोई सेपरेटिंग मीडिया नहीं होता है। मतलब आपको मैं आगे बताऊंगा। आप जैसे ऊपर में एयर हो गया, नीचे में ग्लास हो गया, तो हम आपके कॉपी पे समझाने के लिए एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दिया जाए सेपरेटिंग मीडिया, बट रियल में ऐसा कोई सेपरेटिंग मीडिया है नहीं, है ना। ऊपर में आपका एयर, नीचे में आपका ग्लास, बीच का जो लाइन सेपरेटिंग मीडिया कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें, आपका कॉपी में, आपके थ्योरेटिकली। बट प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल लाइन कोई दिखता नहीं हमें, ठीक है। जैसे हमने बोला बताया था ना आपको स्पेक्ट्रम में कि कोई पर्टिकुलर बाउंड्री, शार्प बाउंड्री नहीं होती है, उसी तरह तो कोई सेपरेटिंग मीडिया नहीं होती है। ये आपको समझने के लिए एक सेपरेटिंग मीडिया बनाया जाता है। तो आपका सेपरेटिंग मीडिया पे कोई जब लाइट इंसिडेंट करता है तो उसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है और पार्शियल रिफ्रैक्शन भी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बोर्ड में। तो देखिए क्या लिखा है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि कहने का मतलब, जब आपका लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो क्या होगा, लाइट का जो डायरेक्शन है पाथ का, उसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एंड लाइट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। उस फिनोमिनन को बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। फिर से सुनिए, जब आपका लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करता है, तो लाइट अपने जो पाथ का डायरेक्शन है वो चेंज कर लेता है ना। उस फिनोमिनन को बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आपका जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है एक सरफेस फिनोमिनन है। अब ये सरफेस फिनोमिनन का मतलब क्या, आप हमेशा देखोगे जब आप पढ़ोगे, तो जैसी लाइट इंसिडेंट करता है ना, वो सरफेस पे ही क्या करता है, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो जाता है। आपको कहीं अलग से वो अंदर जा करके रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आप जितना भी डायग्राम देखोगे सब में आपका सरफेस पे जैसी लाइट इंसिडेंट किया, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ से समझते हैं, जैसे देखिए ये हमारा आपका एक सेपरेटिंग मिरर, सपोज दैट, ठीक ना। ऐसे डिटेल में आगे बताऊंगा मैं। और ऊपर में मान लिया एयर है, नीचे में आपका वाटर या ग्लास कुछ भी है। अब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट किया, तो ये जो सरफेस है ना, इसी पर आपका लाइट क्या करेगा, इंसिडेंट भी करेगा और रिफ्लेक्ट भी करेगा और रिफ्रैक्ट भी करेगा। आपको अंदर जाकर के रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए क्या बोला गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक सरफेस फिनोमिनन है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जितनी भी बेसिक बातें था सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग डिटेल में और भी बहुत सारी बातें रिफ्लेक्शन लाइट पर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब समझ लिया, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पर वेरियस केसेस देखेंगे कि जब आपका जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा तो क्या होगा। अगर आपका रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो क्या होगा। और अगर आपका रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते। देखिए यहाँ पर बोला गया कि जब रे ऑफ लाइट आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है ना, तो ये हमेशा नॉर्मल के टुवार्ड्स आपका बेंड करता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पहले हम एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन आपका क्या है, सेपरेटिंग मीडिया। ये सेपरेटिंग मीडिया है। ये क्या कर रहा है, जैसे दो मीडियम आपको दिख रहा होगा, ए मीडियम वन जिसको मैंने एयर लिया है और वो रेयर मीडियम है, और मीडियम टू मैंने लिया है वाटर या फिर ग्लास, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। और ये दोनों दोनों डेंसर मीडियम है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका रे ऑफ लाइट दिख रहा है ना, दिस इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। ये आपका यहाँ पर हम पॉइंट ओ बना देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये जो पॉइंट ओ है ना, ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे रे ऑफ लाइट जाके इंसिडेंट करता है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, तो क्या होगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड कर जाता है। आप देख रहे हो ना, आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन में क्या, कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, तो लाइट के पाथ में, यानी लाइट जिस डायरेक्शन में, लाइट जिस पाथ में वो मूव कर रहा था उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। अब देखिए लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट लाइट क्या हुआ, नॉर्मल के टुवार्ड्स मुड़ गया,
बेंड कर गया, यही तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ आया? उसके बाद यहाँ पर जो आई लिखा है ये क्या है? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके किसके बीच होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? हमेशा याद रखिएगा, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच में हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपको लाइन जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, ये एक नॉर्मल लाइन, ये कोई रे नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको रे समझते हैं, नहीं, आपका ये एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक ना, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ किया जाता है। अब नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे आपने क्यों दिखा दिया? देखो मैंने आपको समझाया कि जब आपका लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट करता है ना, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ होता है, ठीक ना। बट यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक बार बस मैंने लिख दिया रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ आगे जितने भी केसेस देखेंगे सब में सिर्फ रिफ्रैक्टेड रे की बात करेंगे। समझ में आ गया? तो आपको अगर आपसे कोई पूछता है कि जब आपका कोई लाइट इंसिडेंट करता है तो क्या केवल रिफ्लेक्शन होता है कि क्या केवल रिफ्रैक्शन होता है? दोनों होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ रिफ्रैक्टेड रे की बात करते हैं। समझ में आ गया? ओके, चलिए, तो ये बातें मैंने आपको समझा दिया, तो ये क्लियर हो गया आपको। आप देख सकते हैं कि जब आपका लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था उसमें क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर है किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या है? स्मॉलर है। ये बात क्लियर हुआ? तो एक पॉइंट ये इससे निकल के आया जो आपके क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पॉइंट, जो स्पीड है जब आपका रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, ये ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है और ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, तो जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उस केस में स्पीड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। स्पीड आपका डिक्रीज, यानी लाइट इसका स्पीड कम हो जाएगा। वेवलेंथ की बात करेंगे तो लाइट का जो वेवलेंथ है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक ना। ओके, स्पीड और वेवलेंथ डायरेक्टली रिलेटेड, याद रखिएगा। और ये क्या है? डेल्टा। डेल्टा है आपका डेविएशन। ये डेविएशन होता क्या, पहले इसको समझ लीजिए। ये होता है एंगल है जिस एंगल से रे आपका टर्न करता है। आप देखिए, देखिए ये आपका लाइट को जाना चाहिए था इस पाथ पर, क्योंकि ये जो पाथ दिख रहा है ना ये इंसिडेंट रे का पाथ है। लाइट को जाना चाहिए इस पाथ पर, लेकिन इस पाथ पे ना जाकर के लाइट मुड़ गया, तो कितना एंगल से मुड़ गया? वही एंगल क्या कहलाएगा? डेविएशन कहलाएगा। इसलिए मैंने लिखा है डेविएशन मींस एंगल थ्रू विच द रे टर्न्स। जिस एंगल से आपका रे मुड़ता है, बेंड करता है, उस एंगल को बोलेंगे डेविएशन। क्लियर हो गया? ठीक है ना। या आप बोल सकते हैं एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखिए ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका इंसिडेंट रे का पाथ है, ये इंसिडेंट रे ही तो है। इसके बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, या डेविएशन सिंपली, ठीक है। ओके, चलिए ये बात क्लियर हो गया। और हम लोग यहाँ बात करते हैं डेविएशन की। तो देखिए डेविएशन कैसे निकला। आपको पता है ज्योमेट्री में एक बात सिखा जाता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये नॉर्मल का लाइन है और ये आपका जो इंसिडेंट रे का लाइन है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? इंसिडेंट कर रहा है। तो जब इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा? आपका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अपोजिट में जो एंगल होता है उसे हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो अगर ये आई है तो ये पूरा टोटल क्या होगा? आई होगा। आई होगा ना, ठीक ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है हमको, तो टोटल यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, तो एंगल आई माइनस एंगल आर कर देंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा, कुछ नहीं लगा है। सो एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेविएशन जो है आई माइनस आर हो जाएगा। ये डेल क्या था? ये आपका डेविएशन है। ये आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो डेल्टा है आई माइनस आर होता है ना। रटना नहीं, चीजों को समझना है, क्योंकि एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी आपका सेम रहेगा। आगे आप पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होता है जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाता है। और ये लैम्डा डैश, और लैम्डा क्या है? लैम्डा जो है लाइट का वेवलेंथ है एयर में, और लैम्डा डैश है लाइट का वेवलेंथ किसी दूसरे मीडियम में एयर को छोड़ करके। तो यहाँ पर लैम्डा डैश जो है वो लैम्डा से क्या होगा? स्मॉलर होगा। ये बात आपको याद रखना है। इससे 5 क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको ठीक से समझ के रखिएगा, ठीक ना। ओके, तब आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया फर्स्ट केस के बारे में। अब सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस में बोला व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी देखिए ये आपका नॉर्मल का लाइन है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, ये डेंसर मीडियम था जैसे कि ग्लास और वाटर, यहाँ से ट्रेवल किया दूसरे मीडियम में, तो ये नॉर्मल से दूर जा रहा है ना। देखिए ये नॉर्मल का लाइन है,
पाथ देखिए आपका ये है इंसिडेंट रे का पाथ, जाना चाहिए था ऐसे बट जा कहाँ रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है, इसलिए बोला बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक ना। उसके बाद क्या देखेंगे आप, यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस से ग्रेटर होगा। जाहिर सी बात, देखिए ये आई आई तो यहीं तक आता है, लेकिन आपका आपका आर जो है वो आपका रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच होता है ना, तो इसलिए आपका रिफ्रैक्टेड रे और आपका नॉर्मल के बीच जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ग्रेटर है, इसलिए लिखा गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस से ग्रेटर होता है। इसमें स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आपका देखिए ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है ना, तो रेयर मीडियम में जाएगा तो उसमें क्या होगा, स्पीड आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्पीड इंक्रीज तो वेवलेंथ भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, देखिए डेविएशन का मतलब बताया जस्ट मैंने, जिस एंगल से आपका रे जो है वो टर्न करता है, बेंड करता है। तो देखिए ये आपका हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टर, उसके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमको निकालना है, टोटल आपका आर है, ग्रेटर है, तो आर माइनस आई कर देंगे, आपका निकल जाएगा डेल्टा, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लेस देन 1 होगा, ठीक ना। ओके, और यहाँ पर जो लेमडा डैश है वो लेमडा से आपका ग्रेटर होगा, ठीक ना। ये भी आपके एक एक नंबर के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं केस नंबर थर्ड में, कि जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है, नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इंसिडेंट करता है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये नॉर्मली रिफ्रैक्ट भी कर जाएगा, नॉर्मली रिफ्रैक्ट भी कर जाएगा। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री होगा, और एंगल ऑफ डेविएशन आपका कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यहाँ स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपका लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज क्या हुआ, स्पीड आपका डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि रेयर से डेंसर में स्पीड आपका डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपका लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं होगा नॉर्मली जब जाएगा तो, लेकिन आपका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि किस में जा रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो स्पीड आपको वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना है कि नॉर्मली जब इंसिडेंट करता है तो कोई बेंडिंग नहीं होती है, ये आपका अनडेविएटेड पास कर जाता है। अनडेविएटेड मतलब कुछ भी डेविएशन इसमें नहीं होता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, ये इसका मतलब है। अब आते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया है। देखिए जो आपका रिफ्रैक्टेड रे होता है, देखिए रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी आपका रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे का इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड जो है इंसिडेंट लाइट से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि आपका जब रिफ्रैक्शन होता है ना, तो आपका रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होता है। जिससे कहने का मतलब देखिए ये इंसिडेंट लाइट है, इसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टेड रे से। तो इससे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जब ये इंसिडेंट करता है ना तो सिर्फ आपका रिफ्लेक्ट नहीं होता है, रिफ्रैक्ट भी होता है, दोनों होता है ना, तो कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट भी कर जाता है। इस वजह से इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड जो रिफ्लेक्टेड लाइट का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये समझ में आया। ये कभी कभार आपका छोटा सा क्वेश्चन रीजनिंग का पूछ दिया जा सकता है ना, कि व्हाई इज द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट लेस देन दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो आप सिंपल रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट हैज सफर्ड रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपका इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्शन फेनोमेनन को भी फॉलो करता है, इस वजह से इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड आपका कम हो जाता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, सारा कुछ इसमें मैंने मेंशन किया है। आप इसको आराम से पॉज करके एक एक लाइन को अच्छे से समझ के नोट कीजिए, जिस पैटर्न में समझाया उसी पैटर्न में इसको नोट भी कीजिए। समझ में आ गया, चलिए तो फटाफट इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को जो तीनों इंपॉर्टेंट केसेस था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वो समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को कॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन भी बोला जाता है। तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, और ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखिए, when a ray of light passes from one medium to another medium, its direction or path changes because the change in speed of light in going from one medium to another. सिंपल सा लॉजिक बता दिया कि जब आपका जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, एंटर करता है, ठीक ना, तो उस लाइट का जो डायरेक्शन है
जो पाथ है वो चेंज होता है। चेंज क्यों होता है? चेंज इसलिए होता है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें चेंज होता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपका रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है, ट्रैवल करता है, तो आप क्या देखते हो, स्पीड आपका कम हो जाता है, क्योंकि डेंसर मीडियम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना बहुत ज़्यादा है, तो उसका ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आएगा, तो उसमें स्पीड क्या होगा, कम होगा। जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल बताइए, एक आपका रोड पूरा खाली है, ठीक है, तो आप वहाँ पे स्मूथली जाओगे। एक रोड पूरा क्राउडेड है, तो वहाँ पे आप क्या आराम से जा सकते हो? आपको कभी इधर टक्कर लगेगा, कभी इधर टक्कर लगेगा, तो इसका मतलब आप आसानी से नहीं जा सकते हो, तो वहाँ पे स्पीड आपका क्या होगा, कम होगा ना। समझ रहे हैं ना। दूसरा चीज देखिए, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मेन कारण क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक ना। उसी तरह से जब आप क्या करते हो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हो तो स्पीड आपका इंक्रीज होता है ना, क्योंकि जब आप डेंसर मीडियम में थे तो स्पीड आपका कम था, जैसे आप रेयर मीडियम में आए तो आपका स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे सिंपल एग्जांपल, आप कभी ट्रैवलिंग के लिए निकले होंगे, ठीक ना, तो शुरू में आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, बहुत ट्रैफिक हुआ होगा, ठीक है ना। ओके, तो आपको स्पीड वहाँ पर आपकी गाड़ी का कम होगा, लेकिन कुछ देर के बाद जब आपका ट्रैफिक खत्म हो जाता है, रोड खाली हो जाता है, तो आप स्पीड में गाड़ी चलाते हो, आप स्मूथली जाते हो, तो आपका स्पीड वहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है ना, कि जब हम लोग रेयर से डेंसर में जाते हैं तो स्पीड कम हो जाता है, और जब हम लोग डेंसर से रेयर में जाते हैं तो स्पीड आपका इंक्रीज हो जाता है। आई होप समझ में आ गया। तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मेन कारण क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और उसमें चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जो बताया था एक आपके साइंटिस्ट हैं बिल ब्रोड, है ना। बिल ब्रोड स्नेल ने आपका जो है स्नेल्स लॉ दिया है, इसलिए इनके नाम पे पड़ गया स्नेल्स लॉ। आपने बहुत सारा लॉ देखा होगा जो साइंटिस्ट के नाम पर है। जैसे केमिस्ट्री की बात करते हैं, हाल ही फिलहाल में जस्ट पढ़े आपने, आपने पढ़ा एवोगाड्रो लॉ, आपने पढ़ा गैलुसक्स लॉ, है ना। ओके, आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, आपने पढ़ा होगा आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। ओके, तो आपको न्यूटन्स लॉ हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम पे दिए हुए हैं, ठीक। तो आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग अदर नेम से बोले तो स्नेल्स लॉ भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वही है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का है। अब क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, यही ना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब के सब एक ही प्लेन में लाई करता था, ये मैंने आपको लिखाया भी है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी यही है, बट यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ना बोल करके रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। तो फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब के सब भी क्या होगा, आपका सेम प्लेन में लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो है इंसिडेंट रे किसी और मीडियम में, है ना, मतलब किसी जो आपका दो मीडियम होता है ना रिफ्रैक्शन के लिए, उसी मीडियम में लाई करेगा, और आपका जो रिफ्लेक्टर किसी और मीडियम में चला गया, ऐसा नहीं, सेम प्लेन में आपका लाई करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आया, देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए एक सिंपल सा फिगर है यहाँ पर, मान लिया ये हमारा सेपरेटिंग मीडिया है, ठीक है, ये हमारा रेयर मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर ये लाइट ऑफ जो है ये इंसिडेंट करता है, लाइट इंसिडेंट करता है, तो आप क्या देखते हो, इंसिडेंट रे यहीं पे लाई कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में लाई करना चाहिए, दूसरे प्लेन में लाई नहीं करना चाहिए, तो नॉर्मल के टुवार्ड्स क्या कर गया, बेंड कर गया, ठीक ना। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल सब के सब एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंसिडेंट रे किसी और प्लेन में, रिफ्रैक्टेड रे किसी और प्लेन में, नॉर्मल किसी और प्लेन में, ऐसा नहीं होता है। आई होप समझ में आ गया। तो फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया आपको अच्छे से, ठीक। चलिए अब सेकंड लॉ से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। यहाँ से जो आने वाला वो पूरा कॉन्सेप्ट आएगा आपका, इस पर भी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको बनते हैं, तो इसको ध्यान से समझते जाइएगा एक एक पॉइंट को। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडिया। इसका मतलब क्या, यानी कि आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो आपका गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको मैंने मैथमेटिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री में ये बात बोला है, अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये मत समझिएगा कि साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई है, नहीं। साइन थीटा का फुल फॉर्म क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा। उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ द एंगल रिफ्रैक्शन, तो साइन आर लिखेंगे, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस तो साइन आई लिखेंगे।
समझ में आ गया? ठीक है, तो साइन आई और साइन आर का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा। गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब क्या हो गया? गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब क्या? हमेशा रिफ्रैक्शन अब दो मीडिया के बीच में होता है, समझ रहे हैं ना? तो दो मीडिया आ गई, इसलिए आपका पेयर ऑफ मीडिया हो जाएगा। क्लियर हो गया? और मीडिया क्यों, मीडियम क्यों नहीं? क्योंकि मीडिया आपका प्लूरल है। ठीक है, तो गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हर बार कांस्टेंट होगा। ठीक है ना? और ये जो कांस्टेंट है इससे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर, जो कि ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक ना? और इस म्यू का अदर नेम क्या है, मतलब म्यू का नाम क्या है, इसका स्पेशल नेम दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखिएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया बढ़िया है कि आपको इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, वो भी लॉजिकल बनता है, तो चीज़ों को समझना है। तो सेकंड लॉ आपको समझ में आ गया। अब एग्जाम में देखिए, अगर आपको सिंपली आता है स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो दोनों लॉ लिखना है, स्टेट स्नेल्स लॉ तो भी दोनों लॉ लिखना है। अगर आपको एग्जाम में बोलता है स्टेट सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो आपको ये वाला सिर्फ लिखना है। समझ में आ गया? अगर फर्स्ट लॉ बोलेगा तो ये लिखना है। क्लियर हो गया? या फिर बोलता है राइट एनी टू तो दोनों में से कोई भी लिखना है, मतलब राइट एनी वन तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? दो ही लॉ होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अब हम लोग ये समझ चुके हैं। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आ जाता है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम। सिंपल सा डेफिनेशन है, सब कुछ यही है। देखिए क्या बोला गया कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वही चीज, ये एक रेशियो होगा किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना फर्स्ट मीडियम में, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका सेकेंड मीडियम में। ठीक है, इसके रेशियो को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। देखिए अगर समझ नहीं आया तो देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे ये हमने बना लिया एक सेपरेटिंग मीडिया, ठीक है, ये हमने बना लिया नॉर्मल, नॉर्मल बना लिया। ठीक, ये हमने मान लिया हमारा रेयर मीडियम सपोज दैट, और ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है ना? ओके, और हमें अच्छे से पता है व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की टुवर्ड्स आपका बेंड कर गया। वी नो वेरी वेल व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो ये आपका एंगल आई हो गया। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? चलो अब ये देखो, ये हमारा है मीडियम नंबर 1 है ना, और ये हमारा है मीडियम नंबर 2। ठीक है, ओके, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखते जाइएगा। क्या लिखा है देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, तो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले साइन दिया। ठीक है, क्या लिखा है, सेकेंड मीडियम, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड मीडियम। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट मीडियम, लिख दिया। ये क्या है, इज यानी इक्वल टू आएगा। अब ये रेशियो है किसका, देखिए हिसाब सब लिखा हुआ है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट मीडियम था, तो फर्स्ट मीडियम में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका साइन, तो क्या लिखेंगे, साइन आई लिखेंगे, साइन आई लिखेंगे। और नेक्स्ट सेकेंड मीडियम में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लिखा हुआ है ना साफ साफ, देखिए सेकेंड मीडियम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, साइन आर लिखेंगे, साइन आर लिखेंगे, तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो ये आपका एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए क्या बोला गया था, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन लिखा, सेकेंड मीडियम है तो यहाँ पर 2 लिखा, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ मीडियम 1 लिखा। ये अब डिफाइन किया गया, रेशियो है किस चीज का, फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, तो देखिए साइन आई लिखा, सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, तो साइन आई बाई साइन आर लिख दिया। ठीक है ना? ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अगर हमको फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाना, उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में देखिए क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आर है ना, ऐसे में आगे आपको पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, तो इसको लेंगे। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम करेगा, तो इसको हम लेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? वो प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी जब पढ़ाऊंगा ना, तो वो भी उल्टा चीज आपको आ जाएगा। अभी फिलहाल याद रख लीजिए कि अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकालना है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको आगे रखेंगे। अगर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आगे में 1 रखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको हम लोग पीछे रखेंगे। समझ में आ गया? यहाँ मतलब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये आपका कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और रह गया है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है।
क्यों यूनिट नहीं होता? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी का रेशियो है, समझ रहे हैं ना? साइन आई और साइन आर दोनों का वैल्यू जो है एंगल में आएगा, तो डिग्री आएगा यूनिट, तो खत्म हो गई कहानी, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये रेशियो है, और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा। कभी कभी एग्जाम में लिखता है इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, आंसर होगा यस। जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन कहाँ से आ गया, समझ रहे हैं ना? तो यूनिटलेस है ये डायमेंशनलेस है। तो अभी हमने क्या सीखा? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझा, एक नंबर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझा, स्नेल्स लॉ मैंने बताया अच्छे से, ये बताया आपको, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, सब बोर्ड पॉइंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझाया, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने डेफिनेशन बता दिया, और डेफिनेशन से आपने कैसे फॉर्मूला लिखा वो मैंने बता दिया। तो अभी आपको ये पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर। अभी 3-4 फॉर्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और आएंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन बेहतरीन है। तो चलिए समझिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में कि लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। सोर्स ऑफ लाइट क्या? लाइट का जो भी सोर्स है, जिससे जिससे लाइट इमिट हो रहा है, सोर्स ऑफ लाइट, तो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है लाइट का फ्रीक्वेंसी। जो आपका सोर्स ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा, इसलिए आपका रिफ्रैक्शन की वजह से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपका कौन सा वो फैक्टर है ना, जिस पर रिफ्रैक्शन का कोई असर नहीं पड़ता है, तो फ्रीक्वेंसी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना? आपको मैंने लिखाया भी था, जब मैंने आपको 3 केसेस बताया तो उसमें लिखाया था कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनअफेक्टेड, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये v, ये f और ये लेमडा, इसमें रिलेशनशिप क्या है? तो v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा होता है, जहाँ पे ये v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, कोई मीडियम जैसे कि ग्लास हो गया, जैसे कि आपका डायमंड हो गया, आपका वाटर हो गया, ठीक ना, वो हो गया एयर को छोड़ करके, ठीक है। f क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, किसका फ्रीक्वेंसी? लाइट का फ्रीक्वेंसी। और ये लैम्डा क्या है? लाइट का वेवलेंथ है, सिंपल सा है। तो आपको कभी कभार रिलेशन से पूछता है तो बच्चे जनरली क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, नहीं, आपको लिखा गया राइट द रिलेशनशिप बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा, तो आपको सिर्फ रिलेशनशिप लिखना और ये बता दीजिएगा ये क्या क्या है, ठीक ना। और अगर एक्सप्रेशन आता है लिखने के लिए तो भी आपको यही करना है, समझ में आ गया? आपको जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, आपको बोर्ड वाला उस तरह से नहीं पूछता जिस तरह से आप जो है लंबे चौड़े कहानी लिख रहे हो, नहीं, आप लंबा चौड़ा सी पेज भरने में लगे रहोगे तो फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, आप कुछ भी आलतू फालतू भर रहे हो, तो वो नहीं करना है, ठीक ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, जितना पूछा गया बस उतना जवाब देना है, और कितना मार्क्स का है उसको भी ध्यान में रखना है, आपको मार्किंग किया रहता है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एक और डेफिनेशन है, बट ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक और तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। वैक्यूम तो कोई मीडियम नहीं है, बट वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल करता है, इसलिए वैक्यूम को हम लेंगे। तो एयर के रेस्पेक्ट में, है ना, उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर सिंपली उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का बोला जाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जो है हमें डिफाइन करना है, तो ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, यानी एयर में या वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या है वो, और आपका उस मीडियम में, जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है, उसके रेशियो क्या बोलेंगे? अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, तो म्यू इक्वल टू सी बाई वी हो गया। यहाँ पर जो स्मॉल सी है ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, और ये वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब ये कोई मीडियम जैसे ग्लास हो सकता है, कोई वाटर हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, और एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिएगा हमेशा 1 होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, है ना, किसका? ग्लास का। किसके कंपैरिजन में? आप एयर के कंपैरिजन में निकालोगे, ठीक है। ओके, देखिए आ गया ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? एयर, जो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हो उसको यहाँ पे रखते हैं, और जिसका निकालना हो तो उसको यहाँ रखते हैं। हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो यहाँ पर जी रखेंगे, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? एक एयर के रेस्पेक्ट में। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो यानी एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया। अब आप बताइए
आपका देखिए क्या फॉर्मूला है, सी बाई वी है। तो किसका सी मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी इधर वाले का पहले लिखते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी सी लिखेंगे इसको, ठीक है ना। दूसरा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ग्लास का निकालना है, तो ग्लास में लाइट का स्पीड क्या है, उसको वी से डिनोट करेंगे, तो वी जी लिख देते हैं। ये वी जी क्या इंडिकेट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप सी का वैल्यू डालोगे 3 × 10⁸ और ग्लास में लाइट का स्पीड कितना होता है, 2 × 10⁸ तो 10⁸ से 10⁸ गया, तो 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1.5, 1.5। तो ये आपकी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकल गया, 1.5। आपको याद रखना है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो फिर से देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो बताइए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है, 2.25 × 10⁸। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा यू गेट 1.33, 1.33। पहले 10⁸ से 10⁸ काट दीजिएगा, फिर 3/2.25 को सॉल्व कीजिएगा तो आपको 1.33 आएगा। ये निकल गया ना। एक और निकाले हम लोग, जैसे देखिए अगर आपसे पूछ दे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए किसके रिस्पेक्ट में, आपका एयर के रिस्पेक्ट में। अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपसे पूछता है और किसके रिस्पेक्ट में अगर लिखा हुआ है तब तो वो लेना है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको सिंपली एयर के रिस्पेक्ट में लेना है। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आया, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी बाई वी डी लिखेंगे। तो सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, जो कि 3 × 10⁸ हो गया। और आपका डायमंड का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 1.245 × 10⁸ होता है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आपका इतना होता है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा यू गेट 2.41, 2.41, ठीक है, 2.41। ये क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आ गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने देखिए एक डेफिनेशन में देखा कि साइन आई बाई साइन आर होता है, बिल्कुल सही है, वो भी काम का है। उसके बाद आपने देखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमेशा एयर के या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है ना। और तीसरा आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, ठीक है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ये आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ में आ चुका है। अब देखिए अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होता है। कभी कभार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं। यानी एक तरह से ये प्रैक्टिकल मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आपको इसको अच्छे से जरूर समझना चाहिए, एग्जाम में एक नंबर का इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2.41। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एयर में लाइट जो जिस स्पीड से ट्रेवल करता है उसका स्पीड डायमंड में जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करेगा उसका 2.41 टाइम्स होगा। यानी कि एयर में लाइट का स्पीड जो है वो स्पीड डायमंड में जो लाइट का स्पीड होगा उससे 2.41 टाइम्स ज़्यादा होगा। समझे, या उल्टा बोले कि डायमंड में जो लाइट का स्पीड होगा वो एयर में जो लाइट का स्पीड होगा उससे 2.41 टाइम्स स्लोअर होगा। नहीं समझ आए, फिर से देखिए यहाँ पर अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जैसे डायमंड क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 2.41 टाइम्स, इसका मतलब कि आपका एयर में जो लाइट जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो एयर में लाइट का स्पीड जो है डायमंड में जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल कर रहा है, यानी डायमंड में जो लाइट का स्पीड है, डायमंड में जो लाइट का स्पीड है उससे 2.41 टाइम्स ज्यादा होता है किसमें, एयर में लाइट का स्पीड। ये इसका मतलब है। या उल्टा बोले कि डायमंड में जो लाइट का स्पीड है वो एयर में जो लाइट का स्पीड है उससे 2.41 टाइम्स स्लोअर होता है। अगर मान लीजिए एयर यहाँ डायमंड का जगह ग्लास दिया रहता
तो उसका मतलब क्या समझते हैं? अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता 1.5, तो इसका मतलब क्या होता कि एयर में लाइट का जो स्पीड होगा वो स्पीड ग्लास में जो लाइट का स्पीड होगा उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा, उतना फास्टर होगा, है ना। या उल्टा बोलें कि ग्लास में जो लाइट का स्पीड होगा वो स्पीड एयर में जो लाइट का स्पीड होगा उससे 1.5 टाइम्स स्लोअर होगा। समझ में आ रहा है? घुमा फिरा करके अगर बोला जाए तो लाइट का स्पीड मैक्सिमम किस में होता है? एयर में होता है। और ये मैंने बोला भी है, लाइट हैज मैक्सिमम स्पीड इन एयर। क्लियर हो गया? और लाइट का सबसे ज्यादा स्पीड भी होता है। क्लियर? उसी तरह से डायमंड हो गया, ग्लास हो गया, आपका वाटर दिया रहे, अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एयर में जो लाइट का स्पीड होगा वो स्पीड आपका वाटर में जो लाइट का स्पीड है उस स्पीड से 1.33 टाइम्स फास्टर है। ठीक है। और उल्टा बोले तो वाटर में जो लाइट का स्पीड होगा वो स्पीड आपका एयर में जो लाइट का स्पीड है उस स्पीड से 1.33 टाइम्स स्लोअर होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब क्लियर हो गया? पक्का इस तरह के एक तरह क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है मीनिंग देखने के लिए स्टेटमेंट का। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा ना किसी मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में, वही चीज है ये। ठीक ना? ओके, तो बताओ, आपको मैंने बोला था ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो आप एयर के रेस्पेक्ट में बोलते थे तो क्या लिखते थे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी ग्लास है तो ग्लास, वाटर है तो वाटर। ठीक है। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। देखो, इसके पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर निकालते थे तो यहाँ पर जो रहता था उसी का स्पीड ऊपर लिखते थे, समझ रहे हैं ना, और यहाँ पर जो है उसका स्पीड नीचे लिखते थे। क्लियर? उसी तरह से यहाँ पे करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू पूछा है मीडियम वन के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है मीडियम उसका स्पीड पर ऊपर में रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो आपको इधर दिया हुआ है टू जहाँ लिखा हुआ है उसका स्पीड हम जो नीचे रखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है ना? अच्छा, तो ये मैंने मतलब बता दिया। उसी तरह से मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू रहता है तो उसको क्या लिखते हैं? म्यू वन टू लिखते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। ओके, उसके बाद आपका देखिए ये आपका v1 बाई v2 कैसे आया है? देखिए v1 है क्या? स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वन है, और v2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू है। और v1 ऊपर क्यों आया? क्योंकि फॉर्मूला भी जस्ट मैंने पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन पूछ रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वन ऊपर आएगा और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू नीचे आएगा। समझ में आ रहा है ना? और फिर देखिए आपने पढ़ा है फॉर्मूला म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई वी होता है ना। तो इसका मतलब सी बाई वी टू बाई सी बाई वी वन, ऐसे अगर हम लिखते हैं इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो वी वन में वी टू नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए सी बाई वी टू और सी बाई वी वन है, सी से सी चला जाएगा तो वी वन ऊपर चला जाएगा, वी टू नीचे आ जाएगा, तो वी वन और वी टू आ जाएगा। हमको वापस नहीं जाना है, हमको इसको म्यू में चेंज करना है। तो जब भी आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो आप क्या लिखिएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। ठीक है। यानी इधर मैंने जो दिया हुआ है उसको आगे न्यूमरेटर में रखेंगे और जो लास्ट में दिया उसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन होता है। इसी को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, है ना। तो मीडियम वन का हो गया रिफ्रैक्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, ये हो गया। और आपका म्यू टू क्या हो गया? आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू हो गया। समझ में आ रहा है ना चीजें? आप देखिए कंफ्यूज मत होइए, आपको मैंने चीजें सिस्टमेटिक में पढ़ाया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे पहले फॉर्मूला साइन आई बाई साइन आर था, वो रेशियो था जिसमें साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस था और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। ठीक है ना। दूसरा आपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमेशा एयर और वैक्यूम के टर्म्स में होता है। तो आपका एयर के रिस्पेक्ट में हमको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तो आपको कैसे मैंने बताया है, सिंपल सा सी बाई वी याद रखिएगा। और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया ये वाला। ठीक ना। तो ये फॉर्मूला और आपका एब्सोल्यूट लगभग लगभग सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1.5 बोला, तो वो किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में है। अगर मैंने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.33 बोला है तो किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में है। उसी तरह से अगर मैं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 बोलता हूँ तो किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में है। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अगर हमसे यहाँ पर पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो देखिए ठीक से सुनिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है उसको यहाँ पे रखेंगे।
आगे में, राइट हैंड साइड, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। समझ आया? तो देखिए हम इस यहाँ पर क्या किसका स्पीड लिखेंगे, वाटर वाला का लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लिखेंगे। लिखेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है, आपको पता है ना अच्छे से। वाटर में लाइट का स्पीड होता है 2.25 इंटू 10⁸ होता है, ठीक है। और आपका ग्लास में लाइट का स्पीड होता है 2 इंटू 10⁸ होता है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 1.125 आ जाएगा, 1.125 आ जाएगा। और करके देखिए, अगर हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा है तो ये भी आप लगा सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपने निकाला था ना, 1.5 था एयर के रिस्पेक्ट में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपका कितना आया था, 1.33 आया था। जब आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा, 1.125। आप इसको 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, और 1.33 को आप जो है 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, उसको पुट करके भी आप आंसर निकालिएगा तो 1.125 आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बोला है, तो आपका पहले स्पीड किस में लिखना है, ग्लास में लिखना है। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको कितना है, आपको अच्छे से पता है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है, जो कि आपका है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 0.89 के आसपास आएगा, ठीक ना। और करके देखते हैं, अगर हमसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक ना, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख सकते हो, ठीक ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपका कितना होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है, 3/2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो भी आपका आंसर 0.89 ही आएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप देख सकते हैं कहीं भी यूनिट में नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। तो अभी हमने क्या सीखा, अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे उसका मतलब क्या होता है, वो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में वो आपका क्या होता है, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक ना। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल समझा दिया है। अब ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, क्या कंडीशन है रे ऑफ लाइट के लिए जिसमें आपका रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के समय अनडेविएट पास करे, यानी कोई डेविएशन नहीं हो, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो। तो एक तो कंडीशन आप पहले से जानते हो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली इट पासिस अनडेविएटेड। जब रे ऑफ लाइट आपका नॉर्मली इंसिडेंट करता है ना, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। यानी कि डेविएशन का मतलब क्या, मैंने बताया था ना कि किस एंगल से लाइट आपका टर्न कर रहा है, ये टर्न करेगा ही नहीं, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा जब ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों यहाँ पर 0 डिग्री होता है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब आपका दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, यानी कि ऊपर वाला जो मीडियम हो नीचे वाला मीडियम हो, दोनों सेम हो, तो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो उस केस में भी आपका लाइट बिल्कुल भी अनडेविएट नहीं होगा। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, आपका जितना दिया रहेगा दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कंडीशंस फॉर लाइट रे टू पास अनडेविएटेड ऑन रिफ्रैक्शन, तो आप ये दोनों को छोटा मोटा सेंटेंस बना के लिखिएगा, लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है, और ये डायग्राम जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन हो गया कि जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है उस केस में ये डेविएट नहीं करता है, और दूसरा केस में जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो उस केस में भी आपका डेविएट नहीं करेगा। क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है ना। चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे वेवलेंथ का, दो मीडियम के बीच में, दो डिफरेंट मीडियम है, ठीक ना। और उन दो मीडियम में वेवलेंथ का क्या रिलेशनशिप होता है। तो एक मीडियम हमने एयर लिया है, एक मीडियम हमने कुछ और ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ बस मीडियम लिखा है, ठीक है ना। तो एयर में आपका लाइट ट्रेवल करे या फिर किसी मीडियम में लाइट ट्रैवल करे, फ्रीक्वेंसी तो हर बार सेम होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रख के हमने लिख दिया। अब ये फॉर्मूला लिखा कैसे, देखिए आपको मैंने एक रिलेशनशिप बताया था ना, वही रिलेशनशिप मैंने यूज किया। देखिए v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप, वही चीज़ है। तो अगर एफ निकालोगे तो क्या लिखोगे, v बाई लेमडा लिखोगे। तो v जो है वो यहाँ पर क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम था, तो यहाँ पर v की जगह c लिख दिया। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, तो क्या लिखा, f इक्वल टू सी बाई लेमडा लिखा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। जो सेकंड मीडियम है आपका, उस मीडियम में मैंने
मतलब ग्लास वाटर में से कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने बस यहाँ मीडियम लिखा है। तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या होगा, v बाई लेमडा होगा। तो यहाँ पर v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इस मीडियम का स्पीड क्या होगा, इस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, वो होगा v। और लेमडा डैश क्या होगा, इसका वेवलेंथ होगा, क्योंकि वेवलेंथ तो दोनों का डिफरेंट होगा ना, वेवलेंथ तो सेम नहीं ना होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और जब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो देखिए दोनों जगह एफ है, जब दोनों इक्वेशन कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, सी बाई लेमडा इक्वल टू वी बाई लेमडा डैश। और फिर यहाँ से आप क्या कीजिएगा, लेमडा डैश निकालिएगा तो वी बाई सी इंटू लेमडा हो जाएगा। और आप बताइए वी बाई सी है ना, दिया हुआ है ना, तो अगर ये वी नीचे आ जाएगा तो सी बाई वी हो जाएगा। और सी बाई वी को क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, इसलिए लेमडा डैश इक्वल टू क्या होगा, लेमडा बाई म्यू हो गया। नहीं समझे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आपका ये जो वी बाई सी है ना, इसको हम लोग 1/c/v लिख सकते हैं। और इस c/v की जगह क्या लिखा जा सकता है, म्यू लिखा जा सकता है, वही मैंने किया है। तो लैम्डा अपनी जगह पर ही है और c/v को हमने क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया। तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू हो गया। अब आपसे ही पूछा था आपका दो मीडियम में वेवलेंथ के बीच रिलेशनशिप बताइए, तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई क्या होगा, म्यू होगा। क्लियर हो गया, ठीक ना, ओके। चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर f क्या फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर c क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, ये v क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर है, और लैम्डा डैश क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अदर मीडियम है। क्लियर हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ फैक्टर्स पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, नंबर वन, नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम का नेचर कैसा है, मीडियम आपने कौन सा लिया है ना, आपने ग्लास लिया है कि वाटर लिया है कि आपने डायमंड लिया है कि एयर लिया है, क्या लिया है, ठीक ना, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको तो समझ में अच्छे से आता है, ये देखिए जरा ध्यान से। अगर हमारा मतलब कहने का मतलब अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है, तो आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, आपका कम होगा। इन्वर्सली रिलेशनशिप का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए, अगर हम लोग बात करें कि ग्लास का स्पीड लेते हैं जो कि कितना था, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। और हम लोग वाटर का स्पीड लेते हैं, वाटर का स्पीड नहीं, वाटर में लाइट का स्पीड लेते हैं जो कि आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, अगर आपका स्पीड ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। इन दोनों को देखिए, किस में स्पीड ज़्यादा है, वाटर में या आपका ग्लास में। वाटर में स्पीड ज़्यादा लाइट का, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तभी ना आप लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, 1.33, ठीक है। अब इसका स्पीड क्या है, कम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो गया, 1.5 हो गया। आप देख सकते हैं 1.5 इज ग्रेटर देन 1.33। आई होप समझ में आ गया। तो नेचर ऑफ मीडियम में क्या समझे कि आपका मीडियम आपने कैसा लिया है, ग्लास लिया है कि डायमंड लिया है कि एयर लिया है कि आपने वाटर लिया, क्या लिया है, उस पर डिपेंड करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो आपका स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिया, ग्लास में लाइट का स्पीड आपका इतना होता है, वाटर में लाइट का स्पीड इतना होता है। वाटर में लाइट का स्पीड ज़्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ग्लास में लाइट का स्पीड कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया, ये आपके लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी फैक्टर्स को अच्छे से समझ के रखना है, रट के नहीं रखना है, समझ के रखना है। सेकंड कंडीशन है फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, यानी कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। देखिए आपका टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी इंक्रीज होगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कहने का मतलब ये, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ेगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगा, कम होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपली याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बोला गया कि आपका जो वेवलेंथ होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगा, तो स्पीड ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मान लीजिए वेवलेंथ ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, और स्पीड ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। उल्टा चले तो अगर वेवलेंथ आपका कम है तो स्पीड भी आपका कम होगा, और अगर स्पीड कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप वायलेट से रेड की ओर मूव करते हो,
ठीक है, तो वेवलेंथ आपका क्या होता है, इंक्रीज होगा, वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, और आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी वायलेट से इंडिगो गए, इंडिगो से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ट्रैवल कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो आप जैसे ही वायलेट से रेड की ओर जाते हो, वेवलेंथ आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वेवलेंथ बढ़ते जाता है, लेकिन आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया। अब जैसे इन दोनों को कंपेरिजन करते हैं, ये हमारा रेड लाइट है, हमारा वायलेट लाइट है, तो आपको पता है ना, रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना, वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, यानी इसका जो स्पीड है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अगर आपका वेवलेंथ ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा, या स्पीड ज़्यादा तो वेवलेंथ ज़्यादा, तो अगर ये दोनों ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे कम होगा। यानी याद रखिएगा, रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है ना। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करें वायलेट लाइट की, तो वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो आपका कम होता है, ठीक है, तो स्पीड जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका कम होगा, स्पीड भी आपका क्या होगा, कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। तो रेड लाइट और वायलेट लाइट में कंपैरिजन आ जाता है कभी कभार, है ना, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रेड लाइट का आप याद रखिएगा, आपका वेवलेंथ जो है ज़्यादा होता है, तो स्पीड भी ज़्यादा, तो आपका जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम होगा। वायलेट लाइट का वेवलेंथ कम है, तो आपका जो ये स्पीड ऑफ लाइट है वो भी कम होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर हुआ। एक चीज़ और याद रखना है कि एयर में आपके जितने भी लाइट के कलर्स हैं सबका स्पीड सेम होता है, और जैसे ही हम लोग डिफरेंट मीडियम में जाते हैं तो डिफरेंट कलर्स का स्पीड आपका डिफरेंट डिफरेंट होने लगता है। क्लियर हो गया, ये याद रखिएगा। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या सिखाया, पहले मैंने आपको रिलेशनशिप बताया, आपको दो मीडियम के वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जिसमें मैंने एक मीडियम एयर लिया, दूसरा मीडियम मैंने आपका वाटर या ग्लास कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर बस मैंने मीडियम लिखा है। तो फ्रीक्वेंसी हमने यूज़ किया एफ इक्वल टू सी बाई लेमडा, यहाँ पर एफ इक्वल टू वी बाई लेमडा डैश हो गया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा कैसे, मैंने यहाँ से लिखा वी इक्वल टू एफ लेमडा लिखा, ठीक है ना। ओके, तो सी बाई लेमडा इक्वल टू वी बाई लेमडा डैश हो गया, दोनों को कंबाइन करके आया, तो लेमडा डैश इक्वल टू वी बाई सी इंटू लेमडा हो गया, और फिर लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा बाई म्यू हो गया। बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि एक एक पैरामीटर क्या है, ठीक ना। और फिर हमने देखा कौन कौन से फैक्टर्स है जो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करता है। तो पहला है मीडियम का नेचर, मीडियम कैसा है, ठीक ना। तो इसमें हमको मैंने बताया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ऑफ लाइट कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, ठीक है ना। फिर मैंने सेकंड आपको फैक्टर बताया कि जो टेम्परेचर है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, टेम्परेचर कम तो स्पीड कम, स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। और थर्ड एक कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसमें क्या है कि जो वेवलेंथ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस इट मीन्स अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अगर वेवलेंथ कम होगा तो स्पीड कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। फिर हमने कंपेरिजन किया रेड और वायलेट लाइट में, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो स्पीड भी ज़्यादा होता है, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सॉरी सॉरी क्या नाम इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपका कम होता है। वायलेट लाइट का वेवलेंथ कम तो स्पीड भी कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। जब आप वायलेट से रेड की ओर मूव करते हो तो आपका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिक्रीज करता है। इसमें लॉजिकल क्वेश्चन बीच से ही पूछ दे कि ब्लू कलर और येलो कलर में बताइए किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, तो आपको पता है ना, आप ब्लू से येलो की ओर जा रहे हो यानी कि वेवलेंथ आपका बढ़ेगा, तो येलो का वेवलेंथ ज़्यादा होगा और ब्लू का वेवलेंथ कम होगा। तो किसका फ्रीक्वेंसी किसका बार बार फ्रीक्वेंसी में बोल रहा सॉरी, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, तो येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, और ब्लू का अगर बात करें तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका ज़्यादा होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वायलेट से हम रेड की ओर मूव कर रहे हैं तो आपका वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। तो वही मैंने बताया ब्लू और येलो में, तो येलो का वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और ब्लू का स्पीड आपका क्या है, कम है, यानी वेवलेंथ कम है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ मैंने एक पॉइंट ये भी बता दिया आपको कि आपका एयर या वैक्यूम में जितने भी लाइट के कलर्स है ना, ओके, उन सब का जो स्पीड होता है वो आपका सेम होता है, और जैसे हम दूसरे मीडियम में जाते हैं तो डिफरेंट कलर्स का जो स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट होने लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे समझ में आ रहा है ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, और आपका पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आता है एक्सप्लेन करने के लिए, आपको डिराइव करने के लिए, तो आपको डिराइव कर देना, अच्छे से बताना है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक वाले क्वेश्चन भी आपके आते हैं। ठीक है ना, रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए आता है। ठीक है, और उस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अनुसार ये कहा जाता है कि लाइट का पाथ जो है वो रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो डेंसर से रेयर में भी आ सकते हैं। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये एक सेपरेटिंग मीडिया है जिसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ एस एस डैश, सेपरेटिंग मीडिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मीडियम ले रहा हूँ, जैसे कि एयर ले रहा हूँ, जो कि हमारा कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। और यहाँ पे मैं ग्लास ले लेता हूँ या वाटर ले लेता हूँ, ये हमारा कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब ये तो आपको लाइन पता है, नॉर्मल का लाइन है। अब यहाँ पर मैं ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ बना देता हूँ, और यहाँ पर इसका नाम देता हूँ मैं ए, ओ ए। ओ ए क्या है, एक इंसिडेंट रे है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या किया, ओ पॉइंट पर इंसिडेंट किया और आपको एंगल बनाया, एंगल ऑफ आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि आई होगा। ठीक ना, ओके, ये हो गया। अब जैसे ही आपको पता है ना कि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा लाइट, तो ये नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करेगा, तो यहाँ पर बेंड कर गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको आर बना लिया। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं मीडियम नंबर 1, और ये मान लेते हैं हमारा मीडियम नंबर 2। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है ना। अगर आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है, रिफ्रैक्शन जहाँ हो रहा है वहीं से हम शुरू करेंगे ना। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। तो आपने पढ़ा है ना, जब हमको मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो आपको साइन लेना है, साइन ऑफ एंगल लेना है जो कि फर्स्ट मीडियम का होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन आई लिखेंगे, और नीचे में साइन आर लिखेंगे जो कि आपका सेकेंड मीडियम में होगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यही लाइट जब आपका ओ बी यहाँ पर इंसिडेंट रे का काम करे, ठीक है, तो ये अब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो नॉर्मल से अब ये जाएगा, तो नॉर्मल से भी जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था ना, ये अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, क्योंकि ओ बी अब इंसिडेंट रे का काम कर रहा है। तो ये जो एंगल आर है ये आपको किसका काम करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का। और यहाँ पर ये जो एंगल आई है, जो यहाँ पर एंगल रिफ्लेक्शन का काम करेगा, क्योंकि ये आपका जो ओ ए है वो क्या बन चुका है, रिफ्रैक्टेड रे बन चुका है। तो इस केस में अब हम मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। तो हम देखिए मीडियम 1 का निकाल लें, तो यहाँ पर ये साइन ऑफ ये ना मतलब लेंगे, तो साइन आर लेंगे, साइन आर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि आपका, देखिए मीडियम 1 का निकालना है तो सेकंड मीडियम, जैसे यहाँ देखिए फिर से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालना था मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो साइन आई लिया, साइन आई क्या था, मीडियम 1 का, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और साइन आर क्या था, मीडियम 2 का आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, मीडियम 2 का आएगा ना, क्योंकि मीडियम 1 का निकाल दे मीडियम 2 का लेंगे, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख दिया साइन आर। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ आर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, तो साइन आर लिख दिया। और मीडियम 2 का लिख दिया, मीडियम 1 का लेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा था मीडियम 2 के लिए, अब ये बनेगा मीडियम 1 के, मीडियम 1 के लिए आपका बनेगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, और ये बनेगा आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो साइन आर बाई साइन आई हो गया, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को कंबाइन कर देना है ना। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंबाइन करना है। जैसे कंबाइन करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर बाई साइन आई। तो साइन आई से साइन आई गया, साइन आर से साइन आर गया। सो इस तरह से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ये आप इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए।
यही आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया फिर से देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलता है कि आपका जो लाइट का पाथ है ना वो रिवर्सिबल है। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, एक सेपरेटिंग मीडिया लिया एस एस डैश, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एक हमारा इंसिडेंट रे है ओ ए। ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, यानी कि रेडर से डेंसर में जा रहा है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। तो नॉर्मल के टुवर्ड्स रिफ्रैक्ट किया, यहाँ पर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया और यहाँ पर मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया। ठीक है, अब बताइए हमें मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 1 के कंपैरिजन में। तो मैंने आपको बताया है कि आपको मीडियम 2 का निकाल रहे हैं तो आप मीडियम 1 का पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे जो कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और आपका मीडियम 1 का क्या हो, मीडियम 1 का ले लिया हमने साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और मीडियम 2 का क्या लेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपली याद रखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है साइन, और हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेना है साइन का। ठीक है, तो वो हमने ले लिया, साइन आई बाई साइन आर ले लिया, तो हमने साइन आई बाई साइन आर लिख दिया। अब सेकंड वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अब ओ बी जो है वो इंसिडेंट रे का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो आर है एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, और ये जो ओ ए है वो रिफ्रैक्टेड रे का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम करेगा। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकालना है, तो यहाँ भी साइन आई बाई साइन आर ही होगा। तो यहाँ पर जो साइन आई है वो आपको आर लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आर है, तो इसलिए मैंने साइन आर लिख दिया। हालांकि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही हुआ है, ठीक है ना, बट यहाँ पर जो सेकेंड केस है उसमें आर जो है वो आई बन चुका है, क्योंकि अब ये ओ बी से हम ओ ए पे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये जो आर है एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, और ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से भी जा रहा है, तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन का काम करेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर आई हो जाएगा, इसलिए साइन आर बाई साइन आई कर दिया। ठीक है, दोनों को कंबाइन किया तो हमको पता चल गया कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो गया। अब इस पर बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, कभी कभार पूछ देता है, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर आपको दिया हुआ है कितना, 3/2, 3/2। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, आप इसको पुट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई, ये कितना है 3/2 है, तो 3/2 को उल्टा कीजिए कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो एयर है वो आपका 4/3 होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। समझ में आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एक दो बार इसको और देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है। अब हमें इसमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शो करवाना। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिए इसमें ध्यान से, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ मैं आर दे रहा हूँ, और ये मैं एस दे रहा हूँ। ये पी क्यू आर एस आपका एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो हमारा एस आर लिया, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, 90 डिग्री ड्रॉ करना। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट रे यहाँ पर इंसिडेंट करवाया। ठीक है, इंसिडेंट करवाया, तो आप देखिए ये आपका जो है ये एयर है, ये आपका ग्लास ब्लॉक है, तो ग्लास हो गया, तो ये आपका रेयर मीडियम और ये आपका डेंसर मीडियम। तो आपको अच्छे से पता है व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड किया। ठीक है, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा, और ये तो आपको पता है ना कि जब सेम मीडियम में रहता है तो अपना डायरेक्शन जो है रे ऑफ लाइट चेंज नहीं करता है, तो पूरा एकदम सीधा लाइन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है फिर से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो है ये जो रे ऑफ लाइट दिख रहा है ये इंसिडेंट रे का काम करेगा। ठीक है, ओके, तो अब आप देख सकते हैं वापस ग्लास से एयर में जा रहा है, जा रहा है ना बाबू, तो क्या होगा, अब आपका जब डेंसर से रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाता है तो ये नॉर्मल से अबे जाता है, नॉर्मल से क्या जाता है, अबे जाता है, तो नॉर्मल से मैंने क्या कर दिया, अबे कर दिया। ठीक है ना, ओके, तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका नेमिंग दूँ तो ये हमारा अगर ए है तो इसका नाम हम ओ दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम हम सी दे देते हैं। तो यह जो ओ ए ओ है या ओ ए है ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है। क्या है हमारा, इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये जो आपको ओ बी दिख रहा है ये क्या है हमारा,
ये हमारा जो है रिफ्रैक्टेड रे है। क्या हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। और ये जो BC है ये क्या है हमारा, ये हमारा इमर्जेंट रे है। क्या है हमारा, इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे जो आपको इमर्ज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और यहाँ पर ये जो एंगल है आपका नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि आर होगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा, ये दो लाइन अगर हमारा पैरेलल है तो ये आर और ये आर दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है। रूल बोलेगा तो किसके अनुसार, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की वजह से आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे है, अगर आप इसका पाथ को आगे की ओर मूव कराते हैं, है ना, इस तरह से आप मूव कराइएगा, तो आप क्या देखिएगा, ये जो पाथ है इंसिडेंट रे का पाथ और ये जो इमरजेंट रे का पाथ है, ये दोनों दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है ना, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा, एक्स से डिनोट करूंगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर आपको एग्जाम में रे डायग्राम कभी कभार कंप्लीट करने के लिए आता है, कभी कभार पूरा दे देता है। तो आपको रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में आपको लाइट का रिफ्लेक्शन समझाना था, तो हमने मान लिया कि PQRS हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले हमारे इसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, एक SR हो गया और एक हमारा PQ हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है ना। ओके, कुछ बच्चों के दिमाग में, सर यहाँ से भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आपको करना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, एक एसआर हो गया और एक आपका पीक्यू हो गया। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे मैंने पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और हमने एओ को इंसिडेंट करवा दिया, जो कि हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये आपका एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड कर गया, ठीक है ना। तो ये हमारा जो OB है ये रिफ्रैक्टेड रे का काम करेगा। और वापस अब ये जो OB है इंसिडेंट रे का यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब ये जब आपका ग्लास से एयर में निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये ग्लास एयर में जा रहा है, मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहा है, तो नॉर्मल से अभी जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मल से अभी जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, यहाँ पर जो एंगल बने उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर जो एंगल बना उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो रे निकला BC, इसका नाम है इमर्जेंट रे, ठीक है। ओके, ये डायग्राम सारा कंप्लीट हो गया। और ये जो इंसिडेंट रे का पाथ को आप आगे प्रोड्यूस करते हो, तो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो आपका इमर्जेंट रे हैं, दोनों दूसरे के पैरेलल होता है। और दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फटाफट इसको नोट कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बताऊंगा आपको मैं, और साथ ही साथ बताऊंगा कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट के एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, और लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके किसके बीच का, आपका इमर्जेंट रे के पाथ और आपका जो इंसिडेंट रे का पाथ है, डायरेक्शन है ना, उसके बीच का आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर का डेफिनेशन कभी कभार पूछ देता है व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक ना। सेकेंड, हम बात करते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नंबर 1, थिकनेस ऑफ ब्लॉक और मीडियम, यानी कि आपका मीडियम कैसा है, ग्लास है तो आपका, है ना, और उसका मोटाई कितना है ना, आपने ग्लास लिया है, ब्लॉक लिया है, तो उसका थिकनेस कितना है, क्योंकि हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो ग्लास ब्लॉक में देखते हैं ना, ठीक ना। तो हम यहाँ पर ग्लास की बात करने वाले हैं, तो उसका थिकनेस कितना है, ठीक है। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। और तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम का यानी ब्लॉक का, ग्लास ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका थिकनेस जितना ज़्यादा होगा आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपली मैं देखो, मैं बता रहा हूँ, थिकनेस को मैं T से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। थिकनेस जितना ज़्यादा होगा आपका जो रिफ्रैक्ट लैटरल डिस्प्लेसमेंट है उतना ही ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा,
एंड वाइस वर्सा। याद रखिएगा, सिंपल सा लॉजिक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ग्लास जितना ज्यादा मोटा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा बड़ा बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जितना ज्यादा होगा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना कम होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इस केस में भी सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपका बहुत ही कम होगा। समझ में आ गया? तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। और अब वायलेट लाइट और रेड लाइट में थोड़ा सा हम लोग फिर से बात कर लेते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था, वायलेट लाइट का स्पीड क्या होता है, कम होता है। वायलेट लाइट का स्पीड क्या होता है, कम होता है। रेड लाइट का जो स्पीड होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर वायलेट लाइट का स्पीड कम है तो वेवलेंथ जो होगा वो भी कम ही होगा। रेड लाइट का स्पीड ज़्यादा है तो जो वेवलेंथ है वो भी क्या होगा आपका, ज़्यादा ही होगा। हर बार जब भी ये वाला कलर्स बनाएगा ना, सबको एक साथ कंबाइन करके चलेंगे, जिससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा। अगर आपका वेवलेंथ जो है वो कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इसका, वायलेट लाइट का ज़्यादा होगा। रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, कम होता है। ठीक है, और अभी जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट बीच रिलेशनशिप देखा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट का ज़्यादा होता है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी वायलेट लाइट का क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का है। ठीक है ना, x इक्वल टू टी इंटू, याद रखिएगा, x इक्वल टू इंटू साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका है कॉस आर। ठीक है, ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए दिया मैंने, इसका जरूरत शायद ही पड़ेगा आपको। ठीक है, जहां पर ये x क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये t क्या है, थिकनेस, i क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, r क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर भी r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये सिंपल से फॉर्मूला है, अगर आप इसको याद कर लेते तो कुछ खास बिगड़ेगा नहीं। ठीक है ना, ओके चलिए, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको दिया मैंने। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैंने समझा दिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो समझा दिया अच्छे से। और रेड लाइट और वायलेट लाइट में किस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, तो आपका वायलेट लाइट में आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ठीक है ना, चलिए अब आखिरी पॉइंट है आपका फर्स्ट सेक्शन का, है ना, इस चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन का, मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर। इसका मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम इमेज देखना है, मल्टीपल इमेज देखना है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक मोटा प्लेन ग्लास लेना है, या फिर हम ले सकते हैं उसकी जगह मोटा सा मिरर ले सकते हैं। तो मिरर ले रहे हैं तो हमने इसका नाम आ, जो है कुछ देना है, और ये मिरर हमने बना दिया, सिल्वरिंग कर दिया। अब सिल्वरिंग कर दिया तो ये नीचे का पार्ट क्या हो गया, ओपेक हो गया। ठीक है, अब इसका नाम कुछ भी दे दीजिए ना, जैसे एल एम एन पी, कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसका नाम मैं ए दे रहा हूँ, कोई पिन कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। ठीक है, और इस आपको पता है ना कि एक इमेज ऑब्टेन करने कम से कम 2 रे चाहिए होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से पहला से इससे हमने एक रे निकाला जो बिल्कुल नॉर्मली इस पे जाके क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो आपको पता है ना, ये नॉर्मली रिफ्रैक्ट भी कर जाएगा, नॉर्मली आपका रिफ्रैक्ट भी कर जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आपका क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और मिरर में आपको पता है इमेज कैसा मिलता है, वर्चुअल इमेज मिलता है, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको A1 मान लिया है। ठीक, अब इमेज अभी बना नहीं है, इमेज ऑब्टेन करने कम से कम 2 रे चाहिए होता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब देखिए मैंने क्या किया, एक ऑब्लिकली रे इंसिडेंट करवाया इस मिरर पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें होगा, यहाँ इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने दिखाया, ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो जितना एंगल से इंसिडेंट करेगा उतना एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर उतना एंगल से इसको रिफ्लेक्ट भी करा दिया। ठीक है, ओके, ये मैंने रिफ्लेक्ट भी करा दिया। ठीक है, और ये जो आपका लाइट रिफ्लेक्ट हो करके जब यहाँ पे बीच को बैक साइड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो इसमें क्या है कि इसका जो लाइट का पार्ट है, ये केबल और केबल आपका कितना परसेंट होता है, 4% के आसपास होता है। यानी लगभग लगभग लाइट का केवल 4% ही होता है ये।
ठीक है ना। ओके, तो ये जो इमेज पहला इमेज मिलता है उतना बढ़िया नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखिए यही जो रे ऑफ लाइट था ये क्या हुआ, अब आपका यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो हो गया, रिफ्रैक्शन भी होगा। तो ये आपका मीडियम कौन सा मीडियम, एयर है, और ये आपको ग्लास है, ये आपको क्या है, ग्लास है, ठीक है। तो एयर से ग्लास में जा रहा है तो क्या होगा, रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करेगा। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, अगर मैंने ये नॉर्मल लिया है तो नॉर्मल के टुवार्ड्स हमने क्या करा दिया, इस तरह से बेंड करा दिया, नॉर्मल के टुवार्ड्स हमने बेंड करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फिर से एक नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अब रे ऑफ लाइट इसके बाहर तो नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये तो ओपिक सरफेस है, समझ रहे हैं ना, ओपिक सरफेस है तो यहाँ से तो बाहर निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए मिरर भी है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए मैं रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, देखिए ये जितना एंगल से इंसिडेंट किया उतना एंगल से यहाँ पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। ओके, अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब आपका जो रे ऑफ लाइट है वो आप देखिए डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो जब आपका डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका जो है ये नॉर्मल से अभी जाएगा। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल से अभी ले गए, नॉर्मल से अभी ले गए, ठीक है ना। अब क्या करोगे, ये जो आपका ये जो रे ऑफ लाइट है ना, रिफ्रैक्टेड रे वाला, इसको बैक साइड में प्रोड्यूस करना, ठीक है ना, इसको बैक साइड में प्रोड्यूस करना, बैक साइड में क्या करना है, इसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। तो एक तो ये वाला इमेज, एक ये रे के लिए हो गया और दूसरा रे ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इमेज मिलेगा ये A2 मिलेगा, और सबसे ब्राइटेस्ट इमेज आपका A2 ही होता है। और क्यों होता है इसका रीजन देखिए मैंने लिखा है, A2 आपका सबसे ब्राइटेस्ट इमेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इमेज A2 बनता है ना वो आपके लाइट में आपका स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन होने की वजह से होता है, ठीक है ना, इस वजह से आपका ये बनता है। तो यहाँ पर आपका लाइट का 96% पार्ट होता है, ठीक है ना, इस वजह से आपको इमेज जो A2 बनता है वो सबसे ब्राइटेस्ट बनता है। बाकी एक इमेज और बनाएंगे, बाकी जितने भी इमेज बनेंगे ना उसका ब्राइटनेस बहुत ही कम होगा। तो देखिए फिर से बना रहे, अब यहाँ पर इस पर फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो जितना एंगल से इंसिडेंट करेगा उतना एंगल से क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिफ्लेक्ट करवा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। फिर से यहाँ पर क्या होगा, बाहर तो जाएगा नहीं तो फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर से यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये फिर से देखिए डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल से अभी जाएगा, नॉर्मल से मैंने क्या किया, इसको अभी भेज दिया। अब इसको आप फिर से क्या कीजिए, बैक साइड में प्रोड्यूस करवाइए, है ना, इसको आप बैक साइड में इस तरह से प्रोड्यूस करवाइए जहाँ पे कटे, ठीक है, यहाँ पे कटा, ये बन गया हमारा A3। क्या बन गया हमारा A3। और यहाँ से हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या देखोगे कि आपको मल्टीपल इमेज दिखेगा। तो यही बोला गया कि अगर किसी पिन को या कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को, है ना, हम लोग क्या करते हैं एक मोटे मिरर के सामने रख देते हैं और उसको ऑब्लिकली देखते हैं, है ना, यहाँ पे रखा मैंने, इसको यहाँ से देखेंगे तो इसके मल्टीपल इमेज आपको देखने को मिलेंगे। और उस मल्टीपल इमेज में जो आपको सेकंड इमेज होगा वो सबसे ब्राइटेस्ट होगा। सेकंड इमेज सबसे ब्राइटेस्ट क्यों है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया आपका सेकंड इमेज कैसे बनता है, आपका लाइट में स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन होने की वजह से बनता है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था ए, यहाँ से हमने क्या किया, नॉर्मली रे को इंसिडेंट करवाया, ठीक है, और एक इमेज ऑब्टेन करने कम से कम 2 रे चाहिए होता है। तो एक रे मैंने नॉर्मली करवाया, एक रे मैंने ऑब्लिकली करवाया इंसिडेंट। तो देखिए इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर पहले क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये हो गया। यहाँ से जो आपका लाइट का पार्ट है बहुत ही कम है, केवल 4% के आसपास होता है, इस वजह से ये जो इमेज A1 बना है ना आपका बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट नहीं होगा, इसका ब्राइटनेस कम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर से मैं नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ पर इसी पॉइंट पर आपका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो ये रेयर से डेंसर की ओर जा रहा है ना, डेंसर की ओर जा रहा है तो ये नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड कर गया, ये वाला रे नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड कर गया। अब इससे बाहर तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो है फिर से आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया, और फिर से नॉर्मल से बाहर जाएगा, है ना। तो यानी कि आपका ग्लास से एयर में जा रहा है तो नॉर्मल से अभी जाएगा। तो ये वाला जो रे ऑफ लाइट है इसको मैं बैक साइड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो A2 बनेगा, सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन होता है। सिमिलरली फिर यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से भी एक इमेज मेरा हमारा A3। तो यहाँ पर A1 A3 A4 बहुत सारे इमेज बनते जाएंगे, लेकिन आपको जो उसमें सबसे ब्राइटेस्ट इमेज उस पर क्वेश्चन बनता है कि आपका A2 सबसे ब्राइटेस्ट इमेज
क्यों है, ठीक है ना। तो इसका रीजन आपको मैंने बता दिया कि जो इमेज A2 बनता है वो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे लाइट के केवल 4% यूज होता है, और यहाँ पर आपका जो लाइट का 96% यूज होता है। बाकी सारा के सारा आपका जो धुंधला धुंधला बनेगा, सबसे ज़्यादा चमकदार नहीं बनेगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन सरफेसेज एट अ प्लेन सरफेसेज हैं, इसमें बहुत कुछ हमने पढ़ा है। मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में सभी बेसिक बातें बताया, ठीक है ना। फिर मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पहले बताया, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो 3 केसेस था उसको डिटेल में समझाया, ठीक है ना। फिर मैंने कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताया, फिर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताया, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारा कुछ मैंने आपको जिक्र किया, ठीक है ना। फिर मैंने आपको जो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझाया, ठीक है ना। फिर मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास ब्लॉक समझाया, और फिर मैंने आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट समझाएं, किन किन फैक्टर्स पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, ये सारा कुछ बताया। और आखिरी में मैंने बताया कि मल्टीपल इमेज जो आपका थिक मिरर बनता है उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, इस सारा कुछ डिटेल में आपको समझाया है। तो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, इस पार्ट पर बेस्ड जो बोर्ड के पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं उसको मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको करवाऊंगा क्या, सेकंड पार्ट जो कि आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है ना। तो उस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा, और इस क्लास को भी आप अच्छे से देखिए। हालांकि क्लास थोड़ा लंबा हो चुका है, बट आपको मैंने बोला है कि आपको जहां पर टाइम का जरूरत होगा वो हमको देना पड़ेगा, तभी आपका चीज़ें क्लियर होगा, क्योंकि हर चीज़ शॉर्ट्स में तो खत्म नहीं हो सकता है ना, टाइम देना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप रख सकते हैं, अब आप मैच्योर हो रहे हो, बड़े बच्चे हो रहे हो, ठीक है ना। ओके, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिए, समझिए चीज़ों को, और मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।